लेसन में एडवोकेसी फील्ड में बहुत कंपटीशन है। कंपटीशन हर फील्ड में कंपटीशन। तो आई वाज अ वेरी मीडियोकर स्टूडेंट, ओके, वेरी एवरेज। लॉ बेसिकली बहुत सिंपल चीज है, इट्स कॉमन सेंस, नथिंग एल्स। ओके सब गाइस, वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ प्लेलिस्ट प्रोफेशन। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है हु इज एन एडवोकेट। मतलब एडवोकेसी फील्ड क्या है, लॉ फील्ड क्या है, एडवोकेट कौन है, एडवोकेट और लॉयर में डिफरेंस क्या है। ऐसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग इस एपिसोड में करने वाले हैं और इन सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे मिस्टर रुद्रजीत सरकार। ही इज एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन और इनके पास मोर देन 18 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस है इन एडवोकेसी फील्ड और इन लॉ फील्ड। सो इनसे अच्छा कोई गेस्ट होगा नहीं जो हमें इन सब पे बात कर सके और इतने से जितने डाउट है, क्वेरीज है, वो सब क्लियर कर सके। एंड फॉर दिस क्वालिटी वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कोई भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना ताकि हम लोग से रिप्लाई कर सके। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेस लेट्स एंजॉय द एपिसोड। आज के इस पॉडकास्ट में आके बहुत बढ़िया सर। तो जैसे कि आपको पता है आज का हम लोग का टॉपिक है एडवोकेसी। तो सर आज के जनरेशन में एडवोकेसी एज अ प्रोफेशन क्या है? देखिए, आज के जमाने में आम जनता अगर कुछ भी उनके साथ नाइंसाफी होता है और जो उनके राइट्स संविधान में दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका कुछ वायलेशन होता है तो उनको जस्टिस मिलने के लिए कोर्ट के द्वारा जाना पड़ता है। यस सर। और वो कोर्ट में जाने का जो जरिया है दैट इज थ्रू द एडवोकेट। ऐसा नहीं है कि कोई आम जनता खुद जाके भी मैटर कर सकते हैं इन पर्सन। वो बोलते हैं इन पर्सन, वो खुद अपना मैटर पेश की फाइल करके सब कर सकते हैं, वो भी है। बट नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि एडवोकेट को एंगेज कर लो, क्योंकि जो लीगल का जो तौर तरीका है, इंट्रिकेसीज है, जो अनेक बारीकी डिटेलिंग है, स्पेशली जजमेंट वगैरह, वो एडवोकेट एक आम जनता के हिसाब से बेटर प्रेजेंट कर पाएगा। ओके, वही एडवोकेट इज द मीडियम रिप्रेजेंटिंग द आम जनता बिफोर द कोर्ट। उसका केस पेश करता है, कागज दस्तावेज सब देखते हैं और जज साहब उसके बेसिस पे अपना राय सुनाते हैं, दोनों पक्षों के सुनते हैं। ओके सर। सो सर एडवोकेट और लॉयर में क्या डिफरेंस होता है? एडवोकेट एंड लॉयर में डिफरेंस होता है, लॉयर आप तभी बन जाएंगे जब आप LLB डिग्री पास कर लें। बट एडवोकेट बनने के लिए आपको कोर्ट में जब अपियर करना चाहेंगे तो आपको बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल या कोई भी स्टेट के बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया एज अ होल जो हेड है जो दिल्ली में है, यहाँ पे अपने आप को एनरोल करना पड़ेगा। ओके, जैसे बाकी CA में CA इंस्टीट्यूट का एनरोलमेंट होता है, बार काउंसिल का एनरोलमेंट होता है एडवोकेट। ओके, तो मतलब लॉयर आप LLB लेने के बाद बन जाएंगे और एडवोकेट बनने के लिए आपको बार काउंसिल में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो सर कितने टाइप के एडवोकेट होते हैं आपके हिसाब से? देखिए, एडवोकेट मेरे हिसाब से अगर पूछेंगे कितने टाइप के, सवाल बहुत ही गलत होगा। ओके, एक एडवोकेट होता है जो कोर्ट में जज साहब के सामने कागज वगैरह प्लीड करते हैं, दिखाते हैं, सवाल जवाब करते हैं, जजमेंट दिखाते हैं, इनको हम लोग काउंसिल्स बोलते हैं। काउंसिल्स, हाँ। ओके। और जो फाइल करते हैं, कागज पत्री, जो भी डॉक्यूमेंटेशन, ड्राफ्टिंग हुआ, कुछ भी हुआ, जो वकालतनामा एक होता है जो आपका क्लाइंट उनको देते हैं, वकालतनामा जिसके बेसिस पे वो एडवोकेट रिप्रेजेंट कर रहा है इस पर्टिकुलर क्लाइंट को, जो अथॉरिटी है वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फाइल करता है। ओके, तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी कोर्ट में जाके सवाल जवाब कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता। बट नॉर्मली एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड डिपार्टमेंटल काम और फाइलिंग ये सब में कॉन्सेंट्रेट मोर करते हैं ताकि वहां पे कोई गलती ना हो। और जो सीनियर है या जो काउंसिल है वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं कैसे केस को अच्छी तरह से पेश किया जाए, जजमेंट दिखाया जाए और सही एक राय निकाल के क्लाइंट को इंसाफ दिलाया। तो यही है सर। ये तो सर आपको क्या लगता है आज के जनरेशन में एडवोकेसी फील्ड में बहुत कंपटीशन है? कंपटीशन हर फील्ड में, हर फील्ड में कंपटीशन तो आपका हर फील्ड में है। और आज के जनरेशन में ये कंपटीशन हमेशा ही था। देखिए, आज कोई आदमी सक्सेसफुल होता है तो वो सक्सेस आपका पूरा डिपेंड करता है मेरिट, पेशेंस, लक और सबसे ज्यादा आपका लगन। हम लोग जब बोलते हैं कोई भी चीज, खेल कूद हो या एडवोकेसी हो या CA हो या सिंगर हो, हम लोग एक चीज बहुत बोलते हैं कि प्रैक्टिस कर रहा है। एडवोकेसी प्रैक्टिस कर रहा है या CA प्रैक्टिस कर रहा है या
कोई स्पोर्ट्स पर्सन प्रैक्टिस कर रहा है या कोई सिंगर प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये प्रैक्टिस का मतलब है साधना, प्लेन एंड सिंपल। ये साधना आप जब तक करते रहोगे, आप थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को इवॉल्व करते रहेंगे। आप उस हिसाब से उस ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे, अपने स्किल को एक्सपर्ट हो पाएंगे। हाँ, देखिए, ये मेरा मानना है कि कोई भी करियर में जब अगर कोई ये सोचना चालू कर दे कि मैं एक जगह पे पहुंच गया हूँ या मैं आज सक्सेसफुल बन गया हूँ, वो आदमी शायद ही और आगे बढ़ पाएगा। अच्छा, एटलीस्ट हम लोग के प्रोफेशन में हर दिन कोई ना कोई कुछ नया सीख रहा है। ट्रू सर। नया 1 साल का लड़का हो, जूनियर हो लड़का या लड़की, या कोई सीनियर हो 50 साल ऑलरेडी कर दिए, वो भी कुछ नया सीख रहा है। तो ये पूरा सिस्टम को हम लोग प्रैक्टिस बोलते हैं। ओके। अब काफी लोग बोलते हैं कि जैसे डॉक्टर्स में भी है, मेडिकल प्रोफेशन में, कि स्टार्टिंग में पैसा उतना मिलता नहीं है। एकदम सच है सर। और एडवोकेट कोर्स में भी 5 साल लग जाता है। 5 साल लग जाता है। लोग बोलते हैं कि कोर्स है तो आप ग्रेजुएशन करके करना होगा। ट्रू ट्रू। ये मेरा कहना है। मैं जब प्रोफेशन ज्वाइन किया तो बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा चीज को देखा। तो मैंने देखा कि ये आज अगर मैं सर्विस में जाता हूँ तो मेरा रिटायरमेंट 60, 62, 58 जो भी सर्विस करता हूँ उस हिसाब से होगा। उसके बाद मैं कंसल्टेंट बनूंगा या कुछ भी करूंगा या रिटायरमेंट ले लूंगा। आज एक डॉक्टर, एडवोकेट या कोई भी प्रोफेशनल कैन कैरी आउट हिज प्रोफेशनल लाइफ टाइम, द करियर लाइफ टाइम फॉर एटलीस्ट 50 years। माना आप कोई भी प्रोफेशन, डॉक्टर हो, एडवोकेट हो या सीए हो, 25 साल में आप स्टार्ट किए हाइपोथेटिकली, किसी का 23 में भी होता है, 24 में, कोई 25 को हाइपोथेटिकल, तो आप उस हिसाब से 75 साल तक काम कर सकते हैं। तो आप ये जर्नी जब स्टार्ट करेंगे, सोचिए यू हैव स्टार्टेड अ डेस्टिनेशन, यू हैव सेट योर डेस्टिनेशन। मुझे दिल्ली पहुंचना है चल के, मैं आज कोलकाता में हूँ, मुझे दिल्ली पहुंचना है चल के। अब आज आपको लगेगा कि मैं ये कहाँ आ गया, मैं यहां से कैसे जाऊंगा। आपके साथ आपके और 10 दोस्त लोग जो आपके साथ पास आउट किए हैं, जो ज्वाइन किए, वो भी स्टार्टिंग लाइन में। आप थोड़ा चलेंगे, थोड़ा देर, आप देखेंगे कोई दोस्त के पास कुछ फैमिली कॉन्टेक्ट है या मेरिट अच्छा है, किसी का लक फेवर कर दिया, तो कोई थोड़ा आगे चल गया। मैं कहता हूं कि निराश मत हो, हैव द पेशेंस, कि ये थोड़ा सा वो खरगोश और कछुआ के रेस की तरफ है। आज चलते चलते आप जब मेरा 17-18 साल हो गया है इस फील्ड में, जब मैं ज्वाइन किया था मुझे पता नहीं था मैं कहां तक पहुंचूंगा, और आगे भी बहुत लंबा रास्ता है। सही बात। तो जो बंदा स्टार्ट किया है रेस या चलना चालू किया है, वो आज सोच रहा है 30-40 साल बाद अगर हाइपोथेटिकली ये पकड़ ले कि उसको दिल्ली तक जाना है, वो लखनऊ या आगरा तक पहुंच गया 30-40 में, माना दिल्ली तक नहीं भी पहुंचा, और उसका दोस्त जो वो स्टार्ट कर रहा था, दोस्त आगे आसनसोल तक पहुंच गया, लेकिन आगे चल के वो धनबाद में रुक गया, उसके आगे बढ़ ही नहीं पाया कोई कारण से। तो कोई भी सिचुएशन में निराश मत होइए, रुकना नहीं है। और 30-40 साल बाद या 30 साल या 20 साल बाद आप जब वो डेस्टिनेशन, एक मुकाम तक पहुंच जाएंगे, तब जब आप पीछे देखेंगे, तब आप सोचेंगे कि अरे दिल्ली नहीं, एटलीस्ट मैं लखनऊ तक तो पहुंच गया। सही बात है। मैं जब स्टार्ट किया था तब तो लखनऊ क्या, मुझे यहाँ से कलकत्ता से बर्धमान मतलब इम्पॉसिबल लग रहा था। ट्रू सर। दिस इज वन एंगल जो मैं दूसरा, ये विद एज हो या विद करियर एक्सपीरियंस हो, जो भी बोलिए, आई विल लाइक एवरीवन टू एनालाइज फ्रॉम व्हिचएवर करियर। 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एनालाइज योर प्लस पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स, कि ये मेरा प्लस पॉइंट्स है एंड ये मेरा नेगेटिव पॉइंट्स। कुछ भी हो सकता है। प्लस पॉइंट्स में आपका, मैं बहुत मेरिटोरियस हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं स्ट्रीट स्मार्ट हूँ, या मेरे पास फैमिली बैकिंग है, मेरे 7 पुश्तों से सब लॉयर हैं, या कोई भी प्रोफेशन में है, मैं फैमिली प्रोफेशन में ही ज्वाइन कर रहा हूँ, दैट मे बी एन एडवांटेज। या इट मे बी अ नेगेटिव पॉइंट कि आई एम कमिंग फ्रॉम अ वीकर फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड, या मैं पढ़ाई में बहुत मेहनत करता हूँ बट उतना तेज दिमाग है।
सो ये प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट कोई भी आदमी को, लड़का को, लड़की, कोई भी स्टूडेंट को एनालाइज करना खुद से इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है टू एक्सेप्ट दीज आर माई वीकनेसेस। ये जो नेगेटिव पॉइंट्स है ये मेरा वीकनेसेस है, इस पे काम करना है। आइदर मैं इस पे काम करूं या अगर ये जो नेगेटिव है इसको मैं इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा तो अपना करियर हो, लाइफ हो, कुछ भी हो, उस हिसाब से ही उसको सजाओ। ओके। लाइक मेरा दिमाग गर्म है, फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता है, सो दैट मे बी योर नेगेटिव पॉइंट, सो दैट मे इम्पैक्ट योर पीआर, पब्लिक रिलेशन। ट्रू सर। सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो मेरा दिमाग गर्म है, मुझे पार्टी में जाना है, कोई कुछ बोलेगा तो रिएक्ट मत करो। तो इस तरह से मुझे इस चीज पे काम करना चाहिए। सो ये जब होगा तभी वो अपना करियर हो, कुछ भी, कोई भी फील्ड में हो, उस हिसाब से सजा पाएगा। सर जो स्टूडेंट्स अभी लॉ फील्ड में जाने वाले उनको आपने इतनी ब्यूटीफुल मोटिवेशन दी है ना सर, बहुत मजा आया। तो सर बेसिक क्वेश्चन से, लॉ फर्म क्या होता है सर? देखिए, लॉ फर्म बेसिकली जनरली पार्टनरशिप फर्म होते हैं, आइदर 2 या 2 से अधिक, 10-12 भी हो सकते हैं, कुछ बड़े बड़े लॉ फर्म्स हैं। वो लोग मिलके एक फर्म खोलते हैं। फर्म इज एन एंटिटी। ओके। एक कॉर्पोरेट एंटिटी होता है, जैसे कंपनी होता है, पार्टनरशिप फर्म भी फर्म होता है, तो उसको हम लोग लॉ फर्म बोलते हैं। तो ये जो हम थोड़ी देर पहले बोले कि एडवोकेट रिकॉर्ड जो फाइलिंग करते हैं, तो हम लोग जब फर्म के पास जाते हैं तो फर्म उसमें वही काम करते हैं, एडवोकेट रिकॉर्ड कर रहे हैं, और फर्म अपना टीम बनाते हैं कि एक बड़ा लॉ फर्म निकले, उनका 3-4 जन लॉयर का टीम हो, एक सीनियर लॉयर, 2 जूनियर, जैसे करके टीम हो। दे टेक केयर ऑफ द एंटायर लिटिगेशन। पूरा जो लिटिगेशन हो रहा है, केस हो रहा है, उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग ले लेते हैं। ऑब्वियसली लॉ फर्म का दे आर मोर प्रोफेशनल, तो उन लोग का चार्जेस थोड़ा हाई रहता है डिपेंडिंग ऑन द केस। और वो लोग भी सीनियर काउंसिल से एंगेज करते हैं डिपेंडिंग ऑन केस का क्या वैल्यू है, कितना डिस्प्यूट है। कई मैटर्स तो 1000-2000 करोड़ तक जाता है, तो उसके ऊपर लॉ फर्म जनरली मोस्टली कॉर्पोरेट मैटर्स में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। तो सर आजकल बहुत मूवीज बन रही है लॉ के ऊपर, सूट्स बहुत बड़ी वेब सीरीज है, लोग उसको देख के बहुत मोटिवेट हो रहे हैं आजकल इन दिनों में कि मेरे को लॉ करना है। ये सब देखिए, सूट बोलिए, बॉस्टन लीगल बोलिए, या फिलहाल हिंदी का क्रिमिनल जस्टिस बोलिए, जॉली एलएलबी, जो भी बोलिए, सर देखिए ये सारे मूवीज हैं। इनके साथ आप अगर रियल लाइफ सिचुएशन को कंपेयर करेंगे, मैच नहीं करेगा। सो डोंट बेस योर करियर ऑन द बेसिस ऑफ अ मूवी और अ वेब सीरीज। अगर आपको लॉ अच्छा लग रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा यूट्यूब पे जाइए, बड़े बड़े लॉयर्स जो सीनियर्स हैं, जैसे हरीश साल्वे जी, फिर डॉक्टर मनु सिंघवी जी, फिर आपका मुकुल रोहतगी साहब, फिर फली नरीमन साहब या रविंद्र नरीमन साहब, इन लोगों का किताब पढ़िए, बायोग्राफी पढ़िए, यूट्यूब में जाकर इनका इंटरव्यूज देखिए। और अभी वर्चुअल यूट्यूब स्ट्रीमिंग हो गया है, तो आप कोर्ट का प्रोसीडिंग्स देखिए या खुद कोर्ट जाके देखिए एटमॉस्फेयर कैसा है। अगर ये सब करके आपको वो खींचता है, यू लाइक दैट एंटायर एटमॉस्फेयर, तब आइए। यू नीड टू बी, इफ यू डूइंग एनी वर्क, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको उस काम से प्यार होना चाहिए। ट्रू। इफ यू डोंट लव योर जॉब, योर प्रोफेशन, यू विल नॉट एंजॉय इट। बिकॉज आपके करियर में, आपके लाइफ के साथ आपका जॉब, आपका काम, आपका डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा बनता है। तो अगर आपका डे टू डे लाइफ में इफ यू डोंट एंजॉय इट, तो आप आगे बरकत बोलिए या जो भी बोलिए, आगे बढ़ तो नहीं पाएंगे, उल्टा और फ्रस्ट्रेशन होगा जो आपका पर्सनल लाइफ अफेक्ट करेगा। ट्रू सर। सो फर्स्ट एनालाइज कि मुझे एक्चुअली करना है या नहीं करना है। और लॉ में ऐसा नहीं है कि खाली मुझे कोर्ट ही जाना है, देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो, लाइक यू कैन डू आफ्टर पासिंग लॉ, एक जुडिशियल एग्जाम दे सकते हैं। ओके। फिर आप लोअर कोर्ट जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पे आप जूनियर जज बन सकते हैं, नौकरी है वो, सरकारी नौकरी। उस हिसाब से आप प्रमोट होते होते हाई कोर्ट तक आ सकते हैं। लगन होनी चाहिए आपके साथ। कोई एज आई सेड। और फिर अगर लक फेवर किया तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। और हम लोग का हाई कोर्ट एक चार्टर्ड हाई कोर्ट है, कैलकाटा करके। कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे, 3 चार्टर्ड हाई कोर्ट। चार्टर्ड हाई कोर्ट मतलब ये 3 हाई कोर्ट सबसे पहले तैयार हुआ, चालू हुआ था। ओके। और फोर्ट विलियम में पहले सुप्रीम कोर्ट था, जो
ब्रिटिश हम लोग के यहाँ राज करते थे। फोर्ट विलियम में पहले सुप्रीम कोर्ट था, बाद में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली चला गया और कैलकाटा हाई कोर्ट यहाँ पे चालू। सो लॉ का हिस्ट्री समझिए, यूट्यूब जाइए, इंटरनेट पे रिसर्च कीजिए, पहले लॉ का हिस्ट्री देखिए। अगर ये सब चीज आपको खींचता है, कोई वेब सीरीज या सिनेमा नहीं, तभी आप आइए। ऐसा नहीं है कि लॉ में पैसा नहीं है, बहुत मिथ है सर, बहुत बड़ा कि लोग बोलते हैं कि आज लॉ में अगर सुप्रीम कोर्ट का चोटी के वकीलों को देखिएगा, ये लोग जो कमाते हैं, इनका जो फीस स्ट्रक्चर है कोई बॉलीवुड फिल्म स्टार से कम नहीं है। सच बात। जो लाइफस्टाइल है, जो अब ऐसा नहीं है कि इन लोग को सब ये थाली में सजा के मिला, उनको यही लगन से ये मेहनत करके रात जाग के ये जगह पे पहुंचना पड़ा, तभी उनको ये जगह मिल रहा है। ये इज्जत बोलिए, जो भी बोलिए, आज ये लोग कोर्ट में जाएंगे, कुछ बोलेंगे जज साहब को, तो वो जो बोलते हैं एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके, एक अथॉरिटी के साथ जज साहब को बोल सकते हैं कि ये ही लॉ है, तो मैं जो बोल रहा हूँ गलत नहीं हो सकता। और बीइंग एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट, भले आपको पता है कि आपका क्लाइंट गलत हो, तो कोर्ट में जाके बोल देना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे मेरा क्लाइंट का गलती है। अच्छा, देखिए कोर्ट बैठा हुआ है इक्विटी के ऊपर। इक्विटी मतलब सबको इक्वल ट्रीटमेंट करे। या मैं कोर्ट में जाऊं, कुछ छुपाऊं, मेरा गलती छुपाऊं, लेकिन दूसरों का गलती को हाईलाइट करूं, ये सही नहीं है। मेरा भी ये हुआ था, राइट हो रॉन्ग हो, कोई जस्टिफिकेशन हो तो एटलीस्ट कोर्ट को बताइए। डोंट गो टू कोर्ट विद अनक्लीन हैंड्स। जैसे हम लोग अगर कुछ गलती करते हैं तो हम लोग अपने माँ बाप, बच्चे लोग माँ बाप के पास जाते हैं तो झूठ नहीं बोलते, तो मेरे से ये गलती हो गया, अब आप ठीक कीजिए। अगर ठीक हो सकता है तो वो कोशिश, माँ बाप कोशिश करते हैं उसको ठीक करने के लिए, डांट के हो, समझा के हो, या कुछ भी। जैसे अभी मीडिएशन का एक सिस्टम है, वैसे ही अगर हो सकता है तो, अगर नहीं होता है तो फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, कोई बच्चा स्कूल में मारपीट किया, उसको सस्पेंड कर दिया, स्कूल से बुलाया, उसको बोला कि आप अपने बच्चे को लेके जाइए। अब ये सिचुएशन में माँ बाप बच्चे को डांटेंगे या समझाएंगे, और ये समझाने के बाद वो लोग कोशिश करेंगे कि बच्चा वो स्कूल में ही रहे, बट हो सकता है स्कूल बोले नहीं, इसके बाद भी हम लोग नहीं कर सकते, तो माँ बाप क्या करेंगे, दूसरे स्कूल में देंगे। तो वैसे केस भी वैसा ही होता है। कोई केस में आप अगर कोई गलती करते हैं और कोर्ट के पास जाते हैं और कोर्ट बोलता है कि नहीं, इसका अगर आप लोग सुलह कर सकते हैं तो सुलह कर लीजिए। एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपने किसी से 10 लाख रुपए लोन लिया, इंटरेस्ट पे, जेन्युइन लोन, आप दे नहीं रहे हैं या दे नहीं पा रहे हैं कोई कारण से, आप लिए थे कोई बिजनेस के कारण, बिजनेस नहीं चला या कुछ भी हो, आप दे नहीं पा रहे, तो कोर्ट कोशिश करेगा, जो लेंडर है, जो लोन दिया है, कि आप थोड़ा सेटल कर लीजिए, कोई इंस्टॉलमेंट अगर हो सके आप लोग अपने आप से बात कर लीजिए, क्योंकि लॉ आपके अगेंस्ट में है, आपने लोन लिया है, आपको तो देना पड़ेगा। कोर्ट पहले ये कोशिश करेगा, अगर इसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो वो अलग चीज है। बट अगर आप आज लोन लेके भी पैसा खर्च कर दिए, कोई कारण से, कोई और इंटेंशन, कोई फ्रॉड की इंटेंशन से, कोर्ट में जाते हैं और जाकर बोलते हैं कि नहीं, मैंने पैसा लिया ही नहीं, लेट हिम प्रूव मुझे पैसा दिया है, ये तो कोई लोन था नहीं, ये हम एक बिजनेस करने के लिए हम लोग लिए थे, ऐसे अगर करेंगे तो कोर्ट का आउटलुक टुवर्ड्स द क्लाइंट और द पिटिशन, जो भी उनके सामने आते हैं, जो पिटिशनर हो या लॉयर हो, एडवोकेट हो, जो नहीं क्लाइंट हो, तो नजरिया बदल जाता है कि तुम मुझे झूठ बोल के मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहे। अच्छा, तो केस का रुख बदल जाता है। सो कोर्ट में अगर जाते हैं, कोई भी क्लाइंट जैसा भी हो, गो क्लीन, because being an advocate, first you are an officer of the court. It is your responsibility to bring the correct facts before the court. सर आपको क्या मोटिवेट किया था इस फील्ड के अंदर आने के लिए? देखिए, टेक्निकली मैं 3rd जनरेशन लॉयर हूँ। मेरे दादाजी, मेरे ग्रैंडफादर वाज अ हाई कोर्ट जज, लेकिन मेरा उनसे कभी मुलाकात हुआ नहीं, क्योंकि जिस साल उनका देहांत हुआ उसी साल मेरा जन्म हुआ। तो जब मैं प्रोफेशन में आया, 25 साल का डिफरेंस था। तो मेरी जो दादी थी, उनका मन था कि मैं लॉ में आऊं, उनका मन रखने के लिए आई ज्वाइन। तो सर आपको क्या एक पर्सनल लगाव हो गया था इस फील्ड से, या फिर कैसा? नहीं, जब कॉलेज में घुस गया तब, जब कॉलेज में मैं लॉ लिया तो मुझे पता नहीं था मैं क्या करूं, मुझे ग्रेजुएशन करना था, उसके बाद सोचूंगा, जब जो भी 11th 12th का होता है,
इतना अवेयरनेस उस वक्त था नहीं, इतना करियर कंपटीशन, करियर काउंसलिंग ये सब था नहीं। तो ग्रेजुएशन के लिए घुस गया। फिर जब मैं ज्वाइन किया, फिर देखा कि भाई, एंड आई वाज अ वेरी मीडियोकर स्टूडेंट, वेरी एवरेज, नॉट मतलब टॉप रैंक बेंचर्स, टॉप बेंचर्स वो सब था ही नहीं, पीछे बैठ तो क्लास भी अटेंड ठीक से नहीं करता। बट जब मैं ज्वाइन किया तब मैंने देखा कि अब अगर नहीं पढ़ूंगा, सिंसियर नहीं बनूंगा, तो कभी भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। टर्निंग पॉइंट। हाँ, मेरे सीनियर जिनके पास मैं ज्वाइन किया, he has guided me a lot। फिर काफी फिर मेरे जो भाई हैं बहुत हमको उस हिसाब से गाइड किए हैं, उन लोगों से बहुत कुछ सीखा, उनके एक्सपीरियंस से सीखा। फिर मेहनत भी करना पड़ा, सबको ही करा, मेरे साथ जो ज्वाइन किए थे, आज जो अपने अपने जगह पे हैं, सब मेहनत के, रात जाग के पढ़ाई कर करके। और जो मेन इंटेंशन है, जब मैं ज्वाइन किया, मेरे सीनियर मुझे एक बात बोला था, ये ननी पालकीवाला साहब का है, जो हरीश साल्वे साहब का सीनियर था, वो वाज अ वेरी रिनोन्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर बाद में सीनियर एडवोकेट बने। लॉ बेसिकली बहुत सिंपल चीज है, इट्स कॉमन सेंस, नथिंग एल्स। सही है या गलत, और इस पूरा चीज को कुछ वकील लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से सोसाइटी को प्रेजेंट करते हैं, ताकि आम जनता डायरेक्ट ना जाए बीच में लॉयर्स। हाँ, ये सर बहुत एडवोकेट रहे। हाँ, इस सिस्टम के साथ ही तैयार हो गया। ये उनका कहना था। और एक और चीज जो मैं बोलूंगा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं फली नरीमन साहब का किताब में उनका रोजेज इन दिसंबर में लिखा हुआ है। अच्छा, कोई भी रेस के घोड़े को एक अच्छा अस्तबल का जरूरत पड़ता है रेस में दौड़ने के। ऐसे ही कोई भी अच्छे जूनियर वकील को अगर प्रैक्टिस में आना चाहता है, he needs a good chamber, a good senior। ट्रू सर। वो सीनियर उसको मेंटर करेगा, गाइड करेगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। मेहनत तो है ही, मेहनत बोलिए, किसी का पब्लिक रिलेशन अच्छा होता है, क्योंकि कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है, किसी का फैमिली बैकग्राउंड होता है, किसी का फुल नया, सब कुछ मेरिट होता है, लक फैक्टर भी है, सब मिला के। बट उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा सीनियर तुमको कैसे गाइड करता है। सीनियर शुड पे द जूनियर्स, क्योंकि आजकल जूनियर्स लोगों को उतना, हम लोग कैलकाटा में अगर सीनियर के पास ज्वाइन करते हैं, हम लोग का सीनियर्स जनरली दे डोंट पे, बट वो काम सिखाते हैं, और ग्रेजुअली वो काम देना रेफर करते हैं जो उनके साथ काम करते हैं। 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, उसको एक काम दो, वो थोड़ा थोड़ा सीख रहा है, तो वो भी सीखना चालू करे और उसका भी इंटरेस्ट लगा रहा है। बाहर में काफी सीनियर्स लोग पैसा भी देते हैं और बोलते हैं कि नहीं, तुम खाली मेरा ही काम करोगे, अच्छा, एज माई असिस्टेंट, बाहर का काम नहीं करोगे। बट कैलकाटा में ऐसा नहीं है। कैलकाटा का सीनियर बोलता है तुमको अगर बाहर का भी काम मिलता है तो करो, जो भी करोगे ढंग से करो। हाँ, तुम प्रॉपर गाइडेंस देगा। सो ये है मेरा, मैं जैसे करता हूँ, मेरा जो जूनियर्स है 4-5 जो है, मैं इनको कुछ एक स्टाइपेंड टाइप का भी देता हूँ, ताकि इन लोगों का आने जाने का खर्चा हो जाए, सब कुछ एक पॉकेट मनी टाइप। एट द सेम टाइम काम भी रेफर करता हूँ, और अगर ये लोग खुद अपना काम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रिलैक्सेशन रहना चाहिए। सर मनी एक मोटिवेशन फैक्टर है भी सर। हाँ, थोड़ा सा। हाँ। आज देखिए, मैं जब प्रोफेशन ज्वाइन किया था, मैं 8 महीने बाद मुझे पहला केस मिला था। उसमें मेरा 8 महीने बाद पहला कमाई हुआ था 200 रुपए। अच्छा। तो ये जो 8 महीना कोर्ट जाना आना, आई वाज लकी, मेरे पास एक 4 व्हीलर था ऑल्टो, तो उसका तेल भरना, सब कुछ, उसका भी तो एक खर्चा लगता है। ट्रू सर। बट वो धीरे धीरे, वो हम लोग जो बोलते हैं ना, जमीन पकड़ के बैठे हो, वैसे बैठे रहना पड़ता है। पेशेंस आएगा, बट यू हैव टू वेट। किसी का पहले आता है, किसी का बाद में आता है, बट आएगा। पेशेंस रहना जरूरी है। हाँ, लॉ फील्ड के अंदर। हाँ, और एक बार आप जम जाएंगे। एक और मैं कहता हूँ, काफी जन बोलते हैं कि मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं जानता। एक बहुत इजी एग्जांपल दे दो। आज आप एक कॉलेज में एडमिट हुए, एक नया कॉलेज एकदम, आप किसी को नहीं जानते, कोई आपको नहीं जानता। 5 साल बाद आप जब निकलेंगे, आपको सब पहचानेंगे, यू मे नॉट नो एवरीवन। क्यों? क्योंकि आप उस जगह पे रोज जा रहे हैं।
तो आप एक जगह पे जब रोज जाएंगे तो आपके आसपास के जो लोग हैं जो आते रहते हैं वो भी आपको जानेंगे, फिर उनके रेफरेंस से और 10 लोग जानेंगे। ट्रू सर। तो ये लॉजिक बहुत ही बेकार है कि मुझे कोई नहीं जानता। वो जा जाके उस चीज को तैयार करना पड़ता है, नेटवर्किंग बिल्ड करना पड़ता है। कितने टाइप के लॉ प्रैक्टिस हो सकते हैं एक एडवोकेट बनने के बाद? देखिए, आप एक बार एडवोकेट बन जाएंगे उसके बाद एक तो हम बोले कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और काउंसिल प्रैक्टिस जो है, अब इनका जो सब डिविजन्स है, कोई क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करते हैं, कॉर्पोरेट करते हैं, एनसीएलटी जो हम लोग नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर करते हैं, या कोई नॉर्मल सूट, सिविल सूट या कमर्शियल डिस्प्यूट के ऊपर कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है, या इनकम टैक्स भी है, टैक्स रिलेटेड जो मैटर, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि आप क्रिमिनल कर रहे हैं तो ये कॉर्पोरेट नहीं कर पाएंगे। ओके। ये क्या होता है, एक सब्जेक्ट पे करते करते वो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बन जाते हैं। अच्छा। बट जो क्रिमिनल प्रैक्टिस कर रहा है वो भी टैक्स का मैटर कर सकता है, जो क्रिमिनल जो कॉर्पोरेट कर रहा है वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कर सकता है, या हम लोग रिट बोलते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो हम लोग का वायलेशन होता है, जो ये हम लोग का राइट्स है, तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा। तो ये सारे एंगल है जब आप प्रैक्टिस कोर्ट में सवाल जवाब करते हैं। एक और साइड है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन लिट लॉयर, नॉन लिट एडवोकेट। तो ये हो गया लिटिगेशन एडवोकेट, तो इनको लिट एडवोकेट्स बोलते हैं। और जो नॉन लिट है, नॉन लिटिगेशन, इनका काम है डॉक्यूमेंटेशन। आज आप के पास एक बड़ा क्लाइंट आया जो एक बहुत बड़ा वेब डेवलपर है, उसको अपने प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा जमीन का रिसर्च, टाइटल डॉक्यूमेंट सब रेडी करना होगा, फिर उसके बेसिस पे उसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये सारे काम नॉन लीड डॉक्यूमेंट का होता है, जो वो एडवोकेट्स करते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम करते हैं। या नॉट ओनली प्रॉपर्टी, कोई बड़ा मर्जर हो रहा है 2 कंपनियों का, या टेक ओवर हो रहा है, तो ड्यू डिलिजेंस होता है। तो या आज बैंक के लॉयर्स होते हैं, जो खाली बैंक का लॉयर, मतलब हम लोग सोचते हैं कि बैंक का रिकवरी, ऐसा नहीं है। आज आप बैंक में जाएंगे, लोन लेंगे, तो बैंक तो आपका प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन कैसे करेगा? वो अपने लॉयर के पास भेज देता है वो कागज। ट्रू। ये जो जमीन के ऊपर ये लोन मांग रहे हैं, ये जमीन का कागज ठीक है कि नहीं? तो ये भी एक लॉयर का काम है। ये कोर्ट में जाते नहीं है, अपने ऑफिस में बैठ के ये सारे काम करते हैं। पर इनमें भी बहुत अच्छे पैसे आते हैं। एक बार आप अपना रेपुटेशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं, गुडविल एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि ये लॉयर्स आपके पास जाएंगे, तो ये अगर देख के देंगे तो ये टाइटल में कोई आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये प्रॉपर्टी में। तो ये भी एक एंगल है। टैक्स तो है ही, टैक्स का भी काफी कुछ रहता है, कस्टम्स है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, फिर ट्राइब्यूनल्स है इनके ऊपर। तो ऑप्शंस बहुत है। तो सर, आउट ऑफ इंडिया में बहुत ट्रेंड चलता है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं अपने लॉयर को बुलाता हूँ बात करने के लिए। इंडिया में ट्रेंड नहीं दिखता ये सब, क्या मूवीज में? सिर्फ मूवीज में ही होता है, सिर्फ मूवीज में ही होता है। हाँ, क्योंकि एक्चुअली लॉयर का अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं, लॉयर का थाने में कोई काम नहीं है। हाँ, कोर्ट में अरेस्ट में तो लॉयर जगह बेल कराएगा कोर्ट में। कोर्ट अपना प्रोसेस से वो बेल का कॉपी थाने में भेज देते हैं, उसके हिसाब से आपको बेल मिलेगा। अच्छा, इसे मूवीज में ट्रेंडी है। तो मूवीज मूवीज देख के अपना करियर मत बनाइए। ट्रू। तो सर, एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक पूछते हैं सर, इंडिया लॉ सिस्टम और फॉरेन लॉ सिस्टम क्या डिफरेंस है, और क्या इंडिया लॉ सिस्टम पीछे? नॉट रियली। आई हैव बीन लकी टू हैव बीन पार्ट ऑफ कुछ इंटरनेशनल लिटिगेशन। ओके। तो उनका तौर तरीका अलग है, क्योंकि हर देश का अपना संविधान होता है, तो वो लोग अपने संविधान के हिसाब से चलते हैं। हम लोगों का अलग है। तो कुछ लॉ उनका, जैसे दुबई में आज अगर आप कोई आदमी इंसान गुजर जाते हैं, अपना विल छोड़ जाते हैं, उनका दुबई फैमिली कोर्ट बोल के एक होता है, उनके विल का प्रोबेट हो जाता है। अच्छा, विल अपलोड करो, प्रोबेट हो गया। लंदन में सेम केस। क्यों? क्योंकि उन लोग ये मानते हैं कि इट इज नॉट एक्सपेक्टेड दैट यू विल नॉट कम विद क्लीन हैंड्स। तुम सही कागज ही दोगे, मैं तुमको डाउट क्यों करूं? अच्छा, और इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा
कि ये विल था, मुझे सबको नोटिस देना पड़ेगा, जो उनके लीगल एयर्स है, जो विल के बेनिफिशियरी प्रोबेट लेना चाहते हैं, सबको नोटिस देना पड़ेगा। उनमें से कोई आके ऑब्जेक्शन भी कर सकता है, नहीं ये विल नहीं है, ये सही नहीं है, या उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं था, या वो अंडर इन्फ्लुएंस वो ये विल बना चुके हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो क्या सही है सर? देखिए, आज मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा देश गलत है, मेरा सिस्टम गलत है, या उन लोगों का सिस्टम अच्छा है। ऐसे ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। उनका भी कुछ प्रॉब्लम्स है, उनके वहां भी करप्शन शायद होते हैं, मुझे पता नहीं। बट इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, तो इस पॉपुलेशन को रहते हुए आज के जजेस लोगों का स्ट्रेंथ बहुत ही कम। अच्छा, आज हम लोग जाते हैं बाहर, अगर फॉरेन ट्रिप करते हैं, रास्ता देखो कितना साफ है, ये लोग कितना साफ सुथरा है। ये आज एक उन लोग यूरोप में जाएंगे, हर देश हम लोग जो जाते हैं इज एज बिग एज हम लोग का एक एक स्टेट, एंड वी आर ओवर पॉपुलेटेड। उन लोगों का पॉपुलेशन बहुत ही कम। ऐसा नहीं है कि उनके वहां रास्ता गंदा नहीं होता, वही देखते हैं जो वो लोग दिखाते हैं। ट्रू। तो सर कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए उस हिसाब से, अगर लॉ बोलिए, सीए बोलिए, या कुछ भी, वो लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं, हम लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो कुछ मॉडिफिकेशंस थोड़ी बहुत होनी चाहिए इंडियन लॉ सिस्टम में। मॉडिफिकेशन देखिए, ऑब्वियसली लेजिस्लेचर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये जो इंडिया अभी कर रहा है, जो रिसेंटली 2015 के बाद से हम लोग मीडिएशन के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं। अच्छा, ताकि कोर्ट के ऊपर प्रेशर कम हो। तो ये मीडिएशन और सीरियसली अगर हम लोग करें तो कोर्ट में एक्चुअली प्रेशर कम होगा। और आई पर्सनली बिलीव एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज बेटर देन आर्गुमेंट। सेटलमेंट, एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज बेटर देन आर्गुमेंट। दो आदमी जो लड़ाई कर रहे हैं वो बेटर है कि भाई बैठ के बात करके सलाह कर लो, दोनों अपना अपना बिजनेस बढ़ाओ, काम बढ़ाओ। सर लास्टली कोई एडवाइस देना चाहे स्टूडेंट्स को जो लॉ परस्यू करना चाहते हैं? जो मैंने थोड़े देर पहले बोला, एग्जैक्टली, पेशेंस, वो सब तो है ही। अगर परस्यू करना है तो पहले थोड़ी रिसर्च करो, इंटरव्यूज देखो, कोर्ट में आओ, लोअर कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट आ सकते हो, कहीं भी जिसका घर के पास जो होता है देखो, एटमॉस्फेयर को समझो। अगर तुमको लगता है हाँ मुझे ये करना है, जैसे आज कोई फिल्म स्टार अगर मुझे फिल्म करना है, वो पहले फिल्म देखेगा, या सेट पे जाएगा देखेगा, या कोई थिएटर आर्टिस्ट बनना चाहता है तो थिएटर देखेगा। तो वैसे ही तुम लॉयर बनने से पहले एटमॉस्फेयर देखो, वेदर यू रियली वांट टू डू लॉ। ओके, अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं। एकदम, अगर वो करता है तो वो अगर तुम्हारा पैशन बनता है तो लग जाओ। सक्सेस आज नहीं तो कल आने वाला है। बहुत मजा आया सर आपसे बात करके, एंड आई थिंक जो ऑडियंस हम लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला होगा आपके इस वो पता नहीं। नहीं सर, जेन्युइनली बहुत मोटिवेशनल स्पीच है। थैंक यू सर, बहुत मजा आ गया सर।